So we'll start with next chapter, that is superposition of waves. This chapter में, as you know, you will have some concepts of interference, just introductory part difference, phase difference. उसके बाद, if you remember, we have seen what is stationary wave, formation of stationary wave, and then beat, formation of beats. उसके बाद stationary waves on strings and air column, और आखिरी में Doppler effect. So we will be solving questions on that. Question number 1. The frequencies of two sound waves are 256 Hz and 260 Hz. तो हमारे पास दो sound sources है with frequency 256 and 260 Hz. At t equal to 0, the intensity of sound is maximum. Then the phase difference at time t equal to 1/16 will be. तो ऐसा है, हमारे पास दो frequencies है. एक है N1 that is 256 Hz, एक है N2 that is 260 Hz. और at t equal to 0, initially intensity of sound is maximum. तो अगर आपको याद होगा, अभी इन दोनों में frequency difference बहुत कम है. तो जब आपके पास दो sources हो with slightly different frequencies, क्या होता है? Beat formation. और beat formation में क्या क्या होता है आपको पता है? Waxing and waning. Waxing मतलब loud sound and waning मतलब no sound. So initially at t equal to 0, intensity is maximum, मतलब initially you have a wax. You will hear a loud sound. At t equal to 0, loud sound होगा. Then you must remember frequency of beat is n2 minus n1. So frequency of beat is nothing but 4. तो यह आ जाएगा 4. 260 minus 256. तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा. फ्रीक्वेंसी से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा. टाइम पीरियड इज 1/4, है ना? क्यों? बिकॉज टाइम पीरियड इज 1 फ्रीक्वेंसी, तो 1/4. तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 1/4. आपको बोला है कि फेज डिफरेंस एट t इक्वल टू 1/16. आपको एक टाइम दिया है 1/16. इस टाइम पे व्हाट इज द फेज डिफरेंस? तो फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे? उसके लिए आपको पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला. अगर आपको याद होगा, पाथ डिफरेंस इफ यू रिमेंबर, इट इज 2π/λ इनटू फेज डिफरेंस. बराबर ना? राइट, करेक्ट. तो फेज डिफरेंस इज λ/2π इनटू पाथ डिफरेंस. तो वैसे ही आप ऑन द सिमिलर लाइंस आप फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस को भी कनेक्ट कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली रिलेट फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस ऑल्सो. तो वी विल सी कि कैसे कनेक्ट करना है. बट इम्पोर्टेंटली, ये जो टाइम पीरियड है 1/4, 0.25 तो ठीक है, दैट इज फाइन. 0.25 इज ओके, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं. व्हाट आई एम सेइंग इज कि स्मॉल टी और कैपिटल टी में रिलेशन क्या आएगा वो बताओ. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 कर लेता हूँ, 4/16, हाँ, तो फिर बराबर है 4/16. आगे बताओ ना. व्हाट इज 1/16? स्मॉल टी. तो व्हाट इज कैपिटल टी? 4 इंटू स्मॉल टी. तो व्हाट इज स्मॉल टी? t/4. t/4 मिल गया आपको? करेक्ट. अब इस स्मॉल टी को मैं डेल्टा टी लिख सकता हूँ. क्यों? यू नो व्हाट इज डेल्टा टी बाय द वे? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. फाइनल टाइम क्या है आपके पास? t. इनिशियल टाइम क्या है? 0. तो व्हाट इज टाइम डिफरेंस? t/4. मैंने अभी आपको बताया था कि पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस तुमको पता है, लेकिन तुमको यहाँ पे फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस को कनेक्ट करना है. व्हाट वाज फेज डिफरेंस? 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस. जब आप फेज डिफरेंस को टाइम डिफरेंस के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो 2π टाइम पीरियड लिखते हो और यहाँ पे लिखते हो टाइम डिफरेंस. So instead of lambda and delta, lambda is wavelength and delta is path difference. उसकी जगह पे क्या लिखते हो? टाइम पीरियड और डेल्टा टी. So this is equal to 2π what is this? चलो t लिखो, जाने दो. What is that? t/4. t/4. t cancel. 1 and 2. So what is phase difference? π/2. तो π/2 90 डिग्री एक ऑप्शन होना चाहिए. ऑप्शन नंबर C. Done. Simple and a good question. Next question. The wavelength
of two waves are 50 and 51 centimeter respectively. If the temperature of the room is 20 degrees Celsius, then what will be the number of beats produced per second by these waves when the speed of sound at 0 degree Celsius is 332 मीटर पर सेकेंड. तो क्वेश्चन पहले बहुत अच्छे से समझ लेना है. हमारे पास दो वेव्स है. वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट इज 50 सेंटीमीटर while that of other is 51 सेंटीमीटर. तो हम इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 10⁻² दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना. तो we'll just write it down as 50 into 10⁻² मीटर and this is 51 into 10⁻² मीटर. आगे बोला है if the temperature is 20 degree Celsius, so temperature through which these two waves are propagating is 20 degree Celsius. Then what will be the number of beats produced? अब number of beats per second मतलब beat frequency, मतलब n1 minus n2 या तो n2 minus n1 depending on n1 बड़ा है कि n2 बड़ा है, वो हमको समझ में आ जाएगा. लेकिन ये फाइंड करना है. This is what you need to understand. But what they're telling you is when the speed of sound at 0 degree is 332. तो स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री पे 332 है, लेकिन टेम्परेचर बोला कितना है 20. तो इसके लिए आपको 11 का बेसिक्स पता होना चाहिए. 11 का एक कॉन्सेप्ट था स्पीड ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड. तो वेलोसिटी एट हायर टेम्परेचर T इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.61 इंटू टेम्परेचर T. तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये टर्म हो जाता है 0. तो आपको मिलता है V0 और V0 की वैल्यू होती है 332. वो दिया ही हुआ है 332 मीटर पर सेकेंड. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पर डिग्री इंक्रीज में 1 डिग्री से बढ़ा तो प्लस 0.61 करोगे, 2 से बढ़ा तो 1.32 ऐड करोगे, मतलब 0.61 इंटू 2. हमारे पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 20. अभी मैंने बोला 0.61 इंटू 2 1.32 1.12 सॉरी 60 यस 122. तो कितने से बढ़ेगा 1.22 12.2. अरे व्हाट इज 0.61 इंटू 2 क्विक 1. कैलकुलेशन इतने स्लो क्यों करते हो आप लोग? 60 का डबल नहीं आता आपको. 1. यस. So 61 into 2 is 122. 0.61 into 2. 0.61 into 2. 0.61 into 2. Yes. So 0.61 into 20 is 12.2. So 332 plus 12.2. How much is this? 344.2 मीटर पर सेकेंड. ये आ गया स्पीड v. तो ये v की वैल्यू यूज करनी है आपको. कैलकुलेशंस पे ध्यान दो. यू आर टू स्लो इन कैलकुलेशंस. ऐसा नहीं चलेगा एग्जाम में. अब हो गया. अब पहली बात तो तुमको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी n1 माइनस n2 करोगे कि n2 माइनस n1 करोगे. तो यू नो v इक्वल टू n लैम्डा. तो आई होप यू नो v इक्वल टू n लैम्डा. तो यू नो n इक्वल टू v बाय लैम्डा. तो आपको समझ में आ गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है फ्रीक्वेंसी. तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम है. किसका ज्यादा वेवलेंथ है? तो फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका है? हाँ. तो फिर n1 माइनस n2 करोगे. तो ये तो बट व्हाट इज n? v बाय लैम्डा. तो v बाय लैम्डा 1 माइनस v बाय लैम्डा 2. तो v आ जाएगा कॉमन 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2. ये आगे आपके पास फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी. n इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 344.2. 1 बाय लैम्डा 1 कितना है 50. 1 बाय 51 और दोनों में क्या था 10⁻² वो आ जाएगा कॉमन. तो 344.2 अपॉन 10⁻². 51 माइनस 50 50 इंटू 51. यस करेक्ट. अब क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि आई वांट अप्रोक्सीमेट आंसर. ये 50 इंटू 51 है ना. तो 50 इंटू 50 मान लो क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली 344.2 अपॉन 10⁻². रफली तुमने कितना बोला इसको? 2500 अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग. रफली बात कर रहे हैं ना हम लोग.
ये दो और ये दो हो गए कैंसिल, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं 344/20, सही है। 25 का टेबल तो पता ही होगा। 25 14 का कितना होता है? 25 10 का कितना होता है? 250। 250 4 का कितना होता है? 100। तो 250 100 कितना होता है? 350। तो रफली रफली कितने बीट्स आ गए? और रफली रफली क्या आ गया? तो रफली रफली कितने बीट्स होंगे? 14। तो 14 आंसर में अगर है ऑप्शन नंबर ए। वैसे तुम एक्यूरेटली करोगे, एग्जैक्टली करोगे, वो भी करके देख लो। ओनली थिंग इज कि ये जो नीचे मैंने लिखा था 2500, वहां पे क्या आएगा? 2550। तो देखो ऐसा है, 344.5 डिवाइडेड बाय 2550, 13.5, और 10⁻², नीचे था वो, ऊपर जाके 10⁻+, तो हो जाएगा आपका ये आंसर। रफली रफली आ गया 14। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the length of a closed organ pipe is 1 meter and velocity of sound is 330 meter per second, the frequency for the second note. So सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए what is fundamental frequency of a closed pipe, V/4L. Then you should know that only odd harmonics are present. Second note मतलब basically first overtone. पहला फ्रीक्वेंसी होता है फंडामेंटल, उसको फर्स्ट नोट बोलते हैं। उसके बाद का जो होता है उसको सेकंड नोट या फिर फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। तो व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकंड नोट फॉर क्लोज पाइप? 3N, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, क्योंकि सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं ना, फिर 5N, फिर 7N, फिर 9N। तो सिंपल सी बात है। तो 3 × N, V/4L। तो N1 = 3 × 330/4L, और 4L, L की वैल्यू कितनी है? 1। तो आंसर 3 × 330/4, ऑप्शन नंबर बी, 3 × 330/4 हर्ट्ज। खत्म, एंड ऑफ द क्वेश्चन, सिंपल। तो व्हाट वाज डिफिकल्ट हियर? नथिंग। सिर्फ बात इतनी है कि सेकंड नोट ये नॉर्मली पता नहीं होता है कि सेकंड नोट मतलब क्या है। पीपल अंडरस्टैंड दिस एज सेकंड ओवरटोन, दैट इज नॉट सेकंड ओवरटोन। सेकंड नोट इज फंडामेंटल के बाद जो पहला प्रेजेंट है, दैट इज सेकंड नोट। सिंपल। अगला क्वेश्चन। एन ऑर्गन पाइप P1 closed at one end, vibrating in its first overtone, and another pipe P2 open at both the ends, vibrating in its third overtone, are in resonance with a given tuning fork. The ratio of length of P1 and P2 is. रेजोनेंस मतलब बेसिकली इक्वल, फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल। तो इन्होंने बोला क्या है कि हमारे पास एक क्लोज पाइप है विच इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन, और एक ओपन पाइप है विच इज वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड ओवरटोन। दोनों पाइप, P1 पाइप और P2 पाइप, दे आर इन रेजोनेंस विद अ गिवन ट्यूनिंग फोर्क। मतलब P1 की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, P2 की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, मतलब P1 की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू P2 की फ्रीक्वेंसी। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। रेजोनेंस मतलब फ्रीक्वेंसी आर इक्वल। तो P1 किसके साथ रेजोनेंस में था? फोर्क के साथ। P2 किसके साथ था? फोर्क के साथ। तो P1 और P2 दे आर आल्सो इन रेजोनेंस। गुड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ first overtone of closed pipe is equal to frequency of third overtone of open pipe. तो फर्स्ट ओवरटोन किसका? क्लोज्ड पाइप का, इक्वल टू थर्ड ओवरटोन किसका? ओपन पाइप का। वेरी गुड। व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप? 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। व्हाट इज थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप? 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप? V/4L। L1 लिख दो या फिर L क्लोज लिख दो, क्योंकि उन्होंने वही तो पूछा है, रेशियो ऑफ लेंथ पूछा है, मतलब लेंथ सेम नहीं है, दैट इज द आइडिया। 4 टाइम्स ऑफ V/4, सॉरी 2 ओपन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L। तो ये सिर्फ इतना याद रखना
तो जो जो कैंसिल होता है कर लो कैंसिल, वी भी गया, देन वन जा एंड टू जा। आपको पूछा था फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ P1 क्लोज पाइप है और P2 ओपन पाइप है, तो LC बाय LO, तो LC वहां गया, ओके, तो 3/8, तो 3/8 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्लोज्ड organ pipes when sounded simultaneously gave 4 beats per second. If longer pipe has a length of 1 meter, then the length of shorter pipe will be। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको बोला है कि हमारे पास दो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, when sounded together gave 4 beats per second। लॉन्गर पाइप का लेंथ है 1 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टर पाइप। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, बीट फ्रीक्वेंसी N1 माइनस N2 या फिर N2 माइनस N1, डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन लेंथ। देखो ऐसी बात है कि अभी आपको इस स्टेज पे पता होना ही चाहिए, यू शुड नो, ऑलवेज नो, पता है आपको V इक्वल टू एन लैम्डा, तो ये N इक्वल टू V बाय लैम्डा। अब इन्होंने बोला ना टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप व्हेन साउंडेड साइमल्टेनियसली गिव 4 बीट्स पर सेकंड, ये नहीं बोला फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं बताया। तो बाय डिफॉल्ट तुम क्या लेते हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो दो पाइप है दे आर इन देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए आइडियली, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ लैम्डा इन टर्म्स ऑफ लेंथ क्या होता है पता है आपको, फंडामेंटल फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ क्लोज पाइप याद है कि भूल गए, भूल गए। हाँ, नहीं प्लस 0.5 का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है इधर। आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वेवलेंथ एंड लेंथ ऑफ द एयर कॉलम ऑफ क्लोज्ड पाइप। नहीं, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वेवलेंथ एंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम। ये एंड करेक्शन होता है, आपको पता है, यहां से यहां तक क्या होता है, एंड करेक्शन। मैंने आपसे पूछा कि जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम है और वेवलेंथ में क्या कनेक्शन है, दिस इज विच पॉइंट, नोड की एंटी नोड, वो हो रे बाप रे, वो नोड है, फिर ये क्या है, ये नोड है, वो एंटी नोड है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, सॉरी वन नोड एंड वन एंटी नोड, लैम्डा बाई 4, बराबर। तो लैम्डा इक्वल टू 4L, लैम्डा इक्वल टू, तो तुमको पता नहीं था क्या, ये तुम कब से तो बता रहे हो मेरे को ये सब, V/4L तो तुम नहीं बताया ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिवीजन बिल्कुल नहीं करके आ रहे हो, दैट इज समथिंग विच इज नॉट गुड, यू आर नॉट रिवाइजिंग एनीथिंग, कमिंग अनप्रिपेयर्ड मुश्किल है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, देखो बात ऐसी है ना, दो पाइप है, यस, एक शॉर्टर है एक लॉन्गर है, जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। अगर मैं पहले पाइप को, पाइप नंबर 1 को मैं लॉन्गर पाइप कंसिडर करता हूं और दूसरे पाइप को अगर मैं शॉर्टर पाइप कंसिडर करता हूं, करेक्ट, तो जिसका लेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम है। हाँ, तो N इक्वल टू N2 माइनस N1 लिखना पड़ेगा। दैट इज द रीजन कि आपको ये सब पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अभी क्या बोला था आपको कि 4 बीट्स मिल रहे हैं आपको, मतलब N इक्वल टू 4 है, N इक्वल टू 4 है। अब N2 क्या आएगा, व्हाट विल बी N2, V बाय 4L2, N1 क्या आएगा, V/4L1, तो 4 V/4 आ गया कॉमन, 1/L2 माइनस 1/L1। इसमें से जो लॉन्गर पाइप था वो 1 मीटर है, मतलब वो 1 है, वो दिया हुआ है, L1 की वैल्यू 1 है, और आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 300 दिया हुआ है, वेरी गुड, 300 दिया हुआ है, और भी हमारा काम आसान कर दिया इन्होंने, 1/L2 माइनस 1, क्योंकि 1/1, तो दे आर मेकिंग आवर वर्क टू सिंपल, 75 तो ये आ जाएगा आपके पास 4/75 इक्वल टू 1/L2 माइनस 1, तो ठीक है, +1 कर लो, तो 4/75 +1 इक्वल टू 1/L2, 79/75 1/L2,
तो L2 इक्वल टू 75/79, 0 पॉइंट, या तो 80 मान लो ना इसको। इफ यू टेक इट टू बी 80 रफली स्पीकिंग, तो 5 5 15 जा, और ये 16 जा। 15/16 इज 0.999, 0.9 समथिंग समथिंग, चलो देख लो 0.9, तो सभी ये दो आंसर है अभी, 94.9 और 90। तो एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा आपको। 94.9 आएगा, डेफिनेटली 94.9 आएगा। जस्ट टू कंफर्म फॉर यू, 94.9 ही आता है वो। तो जस्ट टू सी, 75 डिवाइड बाय 79, 94.9, तो 0.949 मीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना, 94.9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two closed organ pipes of length 100 centimeter and 101 centimeter gives, वो मिस हो गया, gives 16 beats in 20 seconds, 16 beats in 20 seconds, okay, 16 beats in 20 seconds, so frequency is 16/20, so that is equal to 4/5, so beat frequency 4/5 है। When each pipe is sounded in its fundamental mode, calculate the velocity of sound when each पाइप इज साउंडेड इन इट्स फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड, और ये पाइप क्या है, क्लोज पाइप है। आपको तो पता ही है ना, अब दैट इज n1 माइनस n2 या तो n2 माइनस n1 डिपेंडिंग ऑन। आप मुझे बता दो देख के ही, लेंथ किसका कम है, लेंथ किसका कम है, किसका कम है, पहले का। तो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा, पहले का। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जिसका लेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा। पहले पाइप का लेंथ 100 है, तो n1 इज ग्रेटर देन n2, ये सही हो गया। अब n इक्वल टू, अभी तो बताया मैंने पिछला क्वेश्चन, हाँ क्या था, v/4l, तो v/4l1 माइनस v/4l2। अब ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, कितना है, 4/5, तो फ्रीक्वेंसी 4/5, और यहाँ से v/4 आ जाएगा कॉमन, 1/l1 माइनस 1/l2, तो ये हो जाएगा 16/5, v इक्वल टू 1/100, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 100, और मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1, तो अच्छी बात है, मीटर में कन्वर्ट कर लो 1, माइनस 101 सेंटीमीटर, मतलब 1.01 मीटर। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। देन इक्वल टू, ऑफकोर्स यहाँ पे इक्वल टू आएगा बीच में, दिस इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व कर लो। 16/5, हाँ 16/5 v क्या आ जाएगा, ये 0.01, 0.01 अपॉन 1.01, ठीक है, मतलब 1/101। तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे, 16 इंटू 1.01 अपॉन 5 इंटू 0.01 इक्वल टू v, तो v इक्वल टू 16 इंटू 101 अपॉन 5, बराबर है, रफली 100 पकड़ लो, रफली, तो ये 1 और ये 20 था, 16 टू द 320, 323 के आसपास आएगा आंसर, 323 के आसपास आंसर आएगा, है ना। नहीं एग्जैक्ट करना है तो तुम्हारी मर्जी है, सिंपल है ये भी। ये 16 इंटू 100, 1600 और 16, तो 1616 अपॉन 5, 323, तो 323 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 323 पॉइंट समथिंग, 0.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 6, यस सी दिया हुआ है, सही बात है, सी है। डन। Okay, let us move ahead to the next question. The wavelength is 120 centimeter when the source is stationary. If the source is moving with relative velocity of 60 meter per second towards the observer, then the wavelength of the sound wave reaching to the observer will be. सबसे पहले मेरे को बताओ which topic, Doppler effect.
तो अभी डॉपलर इफेक्ट का मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। एक्सट्रीमली सिंपल है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना, वी ये ऑब्जर्वर और ये वी सोर्स और ये वी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इनटू रियल फ्रीक्वेंसी। ये होता है फ्रीक्वेंसी एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर, जिसको आप बोलते हो एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये होता है द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स, करेक्ट। देन यहाँ पे अगर आप प्लस माइनस लिखते हो तो यहाँ पे लिखोगे माइनस प्लस। अब ये आता कहाँ से है? सबसे पहले आई डू नॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्म, मैं इसको यहाँ रखता हूँ, मैं डिवाइड कर लेता हूँ Na बाई एन। अभी आपको सिर्फ बेसिक चीज पता होनी चाहिए, दो ही केस है इन टोटल, देयर आर ओनली टू केसेस। एक तो डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, और एक है डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। जब डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो हमेशा याद रखना एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। मतलब जितना सोर्स साउंड का फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है उससे ज्यादा सुनाई देता है हमको। तो इस केस में Na बाई एन इज ग्रेटर देन 1, सिर्फ इतना याद रखना है तुमको, बस दैट्स इट। और आपको पता है कि कोई भी फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 कब होता है? जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर। हम फिर बाद में देखेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला चेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी पूरा रिवाइज हम कर नहीं सकते, हमने ऑलरेडी 2 बार फुल कोर्स में किया ही है, तो अभी नहीं कर सकते हम लोग, वी कैन नॉट जस्ट डू दैट। तो और एक केस है डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है, when distance increases you have apparent frequency less than real frequency, मतलब ratio is less than 1, and for this to happen denominator should be greater than numerator। बस इतना ही याद रखो। कमिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास एक साउंड सोर्स था जिसका वेवलेंथ 120 सेंटीमीटर है, मतलब दिस इज द रियल वेवलेंथ इमिटेड बाय द सोर्स, दिस इज वेवलेंथ इमिटेड बाय द सोर्स, ओरिजिनल वेवलेंथ when the source is stationary। if the source is moving, मतलब the source starts moving with a velocity of 60 meter per second towards the observer, और ऑब्जर्वर मूविंग है नॉन मूविंग नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेशनरी होता है, तो ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी और डिस्टेंस हो रहा है कम। डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम। आपको बोला व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड रीचिंग द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम। डिस्टेंस कम हो रहा है तो Na बाय एन शुड बी ग्रेटर देन, मतलब दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो आपके पास Na बाय एन का फॉर्मूला था वी, वेट वी0 वी एस। अब ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, मतलब ये तो जीरो ही है। डिस्टेंस कम होगा तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिस्टेंस कम होगा तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, रेशियो ग्रेटर देन 1 मतलब ये न्यूमरेटर बड़ा, मतलब नीचे माइनस। डन, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। अब इसको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कैसे लिखोगे आपको पता है, v इक्वल टू एन लैम्डा, v मतलब स्पीड बोल रहा हूँ, इक्वल टू एन लैम्डा, राइट। तो n इक्वल टू v बाय लैम्डा, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। क्लियर? पक्का? तो फिर अरे घाई नहीं, इतनी घाई क्यों करना है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर ऑलवेज इन हरी। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट इसको। तो ये जो Na है, Na तो लैम्डा a, और नीचे n है तो ऊपर जाएगा लैम्डा, where lambda a is the recorded wavelength and lambda is the real wavelength, apparent and real। तो v अपॉन v माइनस vs, ये आपको पता ही है 120, ये तुमको फाइंड करना है, ये तुमको, हाँ तो ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आंसर भी तो सेंटीमीटर में ही है, आंसर इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये v दिया हुआ है आपको 330 अपॉन 330 माइनस 60। अब बोलोगे ये तो मीटर पर सेकंड था, हाँ तो मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, ऊपर मीटर पर सेकंड नीचे मीटर पर सेकंड कैंसिल्ड आउट। तो 120 बाय लैम्डा ए इक्वल टू 330 बाय 270। नाउ इफ यू नो टेबल ऑफ 3, यस 11 बाय 9, गुड हो गया। तो अभी सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर, सिंपल, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 1080 अपॉन 11। बट इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको,
लैम्डा ए इक्वल टू 120 इंटू 9/11। 11 का कितना होता है? हाँ, तो 99 के आसपास आंसर आएगा। रफली रफली 99 के आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए बोला इतना नहीं करना पड़ेगा, यू कैन नॉट, यू जस्ट हैव टू डू दिस इज रफली रफली वन एंड रफली रफली 11 सर। तो 98 इज द फाइनल आंसर। A source of sound is moving with constant velocity of 20 meters per second, emitting a note of frequency 1000 hertz. The ratio of frequency is observed by a stationary observer while the source is approaching him and after it crosses him will be. Simple question है, हमारे पास एक source of sound है which is moving at a speed of 20 meters per second. It is emitting a note of frequency 1000 hertz. मतलब real frequency is 1000. अब आपको ये बोला है रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मतलब V0 इज 0। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर व्हाइल द सोर्स इज अप्रोचिंग हिम, मतलब पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगा V/V माइनस VS इंटू N, और दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी है N डैश बोल देता हूँ, वो आ जाएगा V/V प्लस VS इंटू N। अब क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं। तुम पहले Na फाइंड कर सकते हो, फिर Na डैश फाइंड करोगे, फिर ले लोगे रेशो। बट लॉजिकली स्पीकिंग डायरेक्टली रेशो लो ना, V और N कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा काम कम होता है ना इसमें। तो Na/Na डैश जब तुम करोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो VN हो जाएगा कैंसिल, और ये जाएगा डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, V प्लस VS अपॉन V माइनस VS। नॉर्मली जब आपको V की वैल्यू दी नहीं होती है तो 330 लेनी पड़ती है नॉर्मली। तो इट इज 330 प्लस 20 अपॉन 330 माइनस 20, तो 350 अपॉन 310, तो 31 35/31। अब 35/31 तो है नहीं, नहीं है ना, नहीं है। 35/31 दिख रहा है क्या हमको? नहीं है, तो 35/30 लेके देखो, या फिर मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने 340 वैल्यू यूज की होगी। तो हाँ, तो वही तो 340 यूज करेंगे तो क्या आएगा, 360/320। तो फिर 4 का टेबल बता तुमको, 4 का टेबल 9 जा 8 जा 9/8, 9/8 ऑप्शन नंबर ए। यस यस, अप्रोक्सीमेटली वही आएगा। एक ही ऑप्शन है ना जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, बाकी इसमें न्यूमरेटर छोटा है, नहीं आ सकता, इससे में नहीं आ सकता, ये छोटा है नहीं आ सकता, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a source of sound S of frequency 500 hertz situated between a stationary observer O and a wall। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है S which is emitting a frequency of 500 hertz, it is situated between stationary observer and a wall। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वॉल है, you have some wall over here, then you have a source of sound, let us say हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है यहाँ पे, तो let us say we have a source of sound like a speaker, some kind of speaker, ये source of sound है S, ये wall है W, and it is situated, this is S, this is wall W, और ये जो source of sound है it is situated between a stationary observer, तो ये stationary observer है यहाँ पे, this is observer, stationary observer। आगे बोला है moves towards, मतलब ये जो सोर्स है it is moving towards the wall with a speed of 2 meter per second, तो it is moving, source is moving, sound source is moving with a speed of 2 meter per second। okay, if the velocity of sound is 332 meter per second, then the number of beats per second heard by the observer is 9।
दिस इज नाउ हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहली बात तो जब बीट्स की बात होती है तो दो फ्रीक्वेंसीज होते हैं। क्वेश्चन को कभी भी अप्रोच कैसे करना है, उसके लिए जानना पड़ता है, उसके लिए इस दुनिया में होना पड़ता है, नहीं उस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो इन दिस वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स व्हाट हैपेंस इज, ये फ्रीक्वेंसी कभी भी बीट्स के लिए दो फ्रीक्वेंसी लगती है। सोर्स तो एक है, तो दो फ्रीक्वेंसी आई कहाँ से पहले ये समझ लो। तो सबसे पहले बात ऐसी है ना, एक फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी, करेक्ट, और एक फ्रीक्वेंसी यहां से रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी, मतलब इको। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आएगा, दैट इज नथिंग बट बीट फ्रीक्वेंसी। तो फिर वो कैसे करोगे, पहले चीज अच्छे से समझ लो। इन केस वन, मैं इसको दो केस में स्प्लिट कर देता हूँ, ज्यादा इजी होगा आपको सॉल्व करने के लिए। केस वन, हाँ, साउंड रीचिंग डायरेक्टली, साउंड रीचिंग डायरेक्टली, रीचिंग डायरेक्टली। अब जब साउंड रीचिंग डायरेक्टली की बात कर रहे हो, तो ये इसको बोल देता हूं मैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी एन ए। नाउ यू शुड टेल मी, डिस्टेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सोर्स और ऑब्जर्वर का, क्योंकि डायरेक्टली बोल रहा हूँ ना, डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली इधर आ गया, डायरेक्ट आ गया। डिस्टेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, इंक्रीजिंग, बिकॉज द सोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स द वॉल। तो इंक्रीजिंग के लिए, और ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी था, तो क्या लिखोगे इंक्रीजिंग के लिए, प्लस की माइनस, प्लस, प्लस वी एस। अब वैल्यूज हमारे पास है, वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। केस टू, केस टू, साउंड रीचिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल। देखो अभी ऐसी बात है, वॉल वही साउंड का फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगा जो उसका पहुंचेगा, उसके पास कितना पहुंचेगा वो भी समझ लो आप। अब ऐसी बात है ना कि सोर्स ऑब्जर्वर से तो दूर जा रहा है, लेकिन वॉल के पास में जा रहा है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, ये हो जाएगा वी, वी माइनस वी एस इंटू, यहाँ तक क्लियर। अब जो साउंड के पास फ्रीक्वेंसी, जो वॉल के पास फ्रीक्वेंसी आया, वही वॉल ने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, वही क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। समझ में आई बात, एक डायरेक्टली आ गया, उस केस में डिस्टेंस बढ़ रहा था, क्योंकि उस केस में सोर्स कौन था, स्पीकर, ऑब्जर्वर कौन है, ये जो भी पर्सन है वो। दूसरे केस में साउंड पहले गया वॉल पे, तो लिसनर कौन है, वॉल, सोर्स कौन है, स्पीकर। फिर इस वॉल ने उसी साउंड को कर दिया रिफ्लेक्ट, इको, करेक्ट, राइट। तो जो अभी मेरे को बताओ, वॉल में और पर्सन में डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो जो इसके पास फ्रीक्वेंसी पहुंचेगा, यही वो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें बोलते हैं कि पर्सन इज ऑल्सो वॉकिंग, पर्सन इज ऑल्सो वॉकिंग, उस केस में आंसर अलग आएगा। उसके वो अभी वो डिपेंड करता है, पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स द वॉल या पर्सन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द वॉल, उस पर डिपेंड करता है, हम वो बाद में देखेंगे जब आएगा तब, लेकिन ये तो पक्का है। अब क्लियर। अब पहले मेरे को ये बताओ कि ये फ्रीक्वेंसी एन ए ज्यादा होगा कि एन ए डैश ज्यादा होगा, एन ए डैश। तो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हो फिर, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, बराबर, क्लियर, सही है ना। हाँ तो फिर सॉल्व करो इसको। व्हाट इज एन ए डैश, v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एन, माइनस v अपॉन v प्लस वी एस इंटू एन। तो वी एन निकल जाएगा कॉमन, 1 अपॉन v माइनस वी एस प्लस 1 अपॉन v प्लस वी एस। सॉल्व कर लो, वी एन, v प्लस वी एस प्लस v माइनस वी एस अपॉन v स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर क्यूब, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया हमने। v कितना है, v लिखा कहीं तो दिया है, 332, 332। और व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इमिटेड, 1000 था ना, 1000 था, 500 था, सॉरी 500 था, तो ये 500 आएगा, दिस इज 500, दिस इज 500।
उसके बाद वी एस हो गया कैंसिल, तो 2v, तो ये बन जाएगा आपके पास 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। तो 332 इंटू 500 इंटू 2 इंटू वी, 332, 332 अपॉन 332 का स्क्वायर माइनस वी एस, हाउ मच इज वी एस, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 बोला है कि नहीं, यस, 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर, बराबर, सब सही है। सिर्फ गलती कहाँ है, गलती कहीं नहीं है, गलती है कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है कैलकुलेशन। तो हमको ये भी सोचना पड़ता है कि हम लोगों ने कैलकुलेशन को सिंपल रखना है, तो उसके लिए हमने यहीं पे कैलकुलेशन कर लेना है। तो व्हाट इज बी, 332, दिस इज 334, 332 प्लस 2, एंड दिस इज 500, गुड। अब 332 बाय 334, स्लाइटली लेस देन 1 इंटू 500, मतलब स्लाइटली लेस देन 500, 500 थोड़ा ही कम आएगा ये, देख लो। 332 डिवाइडेड बाय 334 मल्टीप्लाइड बाय 500 कितना आ गया, 497, दिस इज हाउ मच, 497, 6 बिट्स आएंगे, 6 ऑप्शन में आ गया, यस, अप्रोक्सीमेटली 6। बिकॉज ये कैलकुलेशंस करते वक्त एक चीज और समझ में आ गई, दिस इज 332 अपॉन 330 इंटू 500, गुड। तो 332 अपॉन 330, 332 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 500, 503, 503, 503, तो हो गया 503 माइनस 497, दैट इज 6 बिट्स, ऑप्शन नंबर बी। तो आई रिपीट अगेन, अगर वॉल और पर्सन में भी रिलेटिव मोशन होगा तो आंसर अलग आएगा, उस केस में ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगा फिर, एन ए डैश। If the wall तो cannot move, but person can move, of course. So if the relative distance between wall and person is changing, then you will not get 6 as answer. Maybe 8, maybe 4, depending on motion, मतलब distance कम हो रहा है कि distance बढ़ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Next question. An observer standing at station observes frequency 219 hertz when a train approaches and 184 hertz when train goes away from him. If velocity of sound in air is 340 meter per second, then the velocity of train and actual frequency of the whistle will be. Good question. Question ऐसा है कि there is a person, a man who is standing मतलब stationary, मतलब observer is stationary, v equal to 0. He observes मतलब he listens. उसने क्या फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड किया, 219, जब ट्रेन अप्रोच कर रहा था, तो केस 1 इज अप्रोचिंग, तो डिस्टेंस कम होगा, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो यू नो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एन, और ये वैल्यू हमारे पास है 219। और दूसरा केस है रिसीडिंग का, रिसीड मतलब दूर जाना, वो वैल्यू भी हमारे पास है 184, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो v अपॉन v प्लस वी एस इंटू एन। तो दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, व्हाट वी विल गेट इज Na अपॉन Na डैश इक्वल टू v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एन, v अपॉन v प्लस वी एस इंटू एन, कैंसल कैंसल, एन एन कैंसल, वी कैंसल, तो v प्लस वी एस अपॉन v माइनस वी एस। अब ये जो Na है इसकी वैल्यू थी 219 और ये है 184, v की वैल्यू दी क्या आपको 340, 340 प्लस वी एस अपॉन 340 माइनस वी एस, तो यहाँ से भाई आपको वी एस मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 219 अपॉन 184, 219 डिवाइडेड बाय 184, 1.2 के आसपास आ गया, 1.1 है मतलब 1.2, तो 1.2, 1.2 इक्वल टू 340 प्लस वी एस अपॉन 340 माइनस वी एस।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। व्हाट इज 34 12 का 34 12 का 408 3068 yes 408 minus 1.2 vs equal to 340 plus vs। सही है, पक्का पक्का। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा। 408 में से 340 गया 68 वापस से 68 इक्वल टू 2.2 vs 2.2 vs। तो vs इक्वल टू 68 बाई 2.2। अगर 68 बाई 2 होता तो 34 होता, लेकिन डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा है तो न्यूमरेटर टोटल नंबर छोटा होगा, 34 से कम, 34 से कम, 32.5। राइट, तो रफली रफली फिर भी करके देख लेते हैं। 68 डिवाइडेड बाई 2.2 30.9 आ रहा है। 30.9 30.9 तो ऑप्शन में ही नहीं है हमारे पास, तो 29.5 लेना पड़ेगा हमको। तो 29.5 ले लेंगे फिर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा क्वेश्चन है ये? 10th ना? हाँ, तो सी दिया हुआ है। तो दिस इज एक्चुअली एक्चुअली इट इज 30.9 और नियरेस्ट आंसर जो है वो 29.5 है। तो 29.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वीएस। अभी जो वीएस की वैल्यू है, ये जो वीएस की वैल्यू है, आपको क्या फाइंड करना था और क्या फाइंड करना है आपको? फ्रीक्वेंसी। अब जो वीएस की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, एनीवेयर यू वांट। तो put vs equal to 29.5 in, let us say, equation number 1। तो na इक्वल टू क्या था इक्वेशन नंबर 1? v अपॉन v माइनस vs इंटू n। na 219, v कितना है? 340। 340 में से 200, सॉरी 29.5 नॉट 200, 29.5 माइनस कर लोगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लो, 205 आ जाएगा। 205 हर्ट्ज या 200 हर्ट्ज जो भी आएगा, क्या आएगा देखो, 200 हर्ट्ज आएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन 29.5 के साथ क्या दिया हुआ है? 200, तो 200 हर्ट्ज आएगा। तो यू विल गेट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी टू बी 200 हर्ट्ज। डन। तो ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशंस का ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, बाकी तो कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A closed organ pipe of length L and an open organ pipe contain gases of density ρ1 and ρ2 respectively। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लेंथ बताया है, ओपन पाइप के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। बोला है क्या लेंथ? मतलब लेंथ पूछा होगा, देख लेना। द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप एस है ना आखिरी में। तो अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल एंड ओपन ऑर्गन पाइप कंटेन गैसेस ऑफ डेंसिटीज ρ1 and ρ2 respectively। The compressibility of gases are equal in both the pipes। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उनका ग्यामा इज इक्वल, gamma value is equal, Cp by Cv is equal। Both the pipes are vibrating in their first overtone with same frequency। मतलब first overtone of closed pipe is equal to first overtone of second pipe, that is open pipe। The length of the open organ pipe is first overtone of closed pipe equal to first overtone of open pipe। First overtone of closed pipe is 3 times of fundamental frequency, this is फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। सेकंड हार्मोनिक होता है वो तुमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, वो थर्ड ओवरटोन था, इसलिए वो फोर्थ हार्मोनिक था। तो फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? v बाई 4l, v बाई 4l, वो l ही बोला है क्लोज पाइप का, तो l लिख दिया मैंने। चलो l सी लिख देते हैं, v बाई 2l, l o ओपन, और वो फाइंड करना है। ठीक है, 2 हो गया कैंसल, वीवी भी हो गया कैंसल, बराबर। हाँ, यहाँ पे कर दी तुमने बहुत बड़ी गलती, हाँ बोल के, क्योंकि दोनों में गैस का डेंसिटी सेम नहीं है, नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी सेम होना मतलब, बताता हूँ मैं क्या सेम होना, बट यू शुड रिमेम्बर, यू मस्ट रिमेम्बर, 11th स्टैंडर्ड भूल के चलेगा नहीं। गामा पी बाय रो का रूट होता है स्पीड,
तो ये आपको पता होना चाहिए, 11th स्टैंडर्ड में सीखा है आपने, स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो। इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब गामा पी वो सेम है, वो सेम है, ये याद रखना। तो देयरफॉर यू विल हैव 3/4 एल। एल सी क्यों? क्योंकि एल सी को क्या है बोला है उन्होंने, एल। व्हाट इज लेंथ ऑफ क्लोज पाइप? एल। तो 4L। तो वीसी क्या आएगा? क्या आएगा? रूट ऑफ गामा पी बाई रो वन, क्योंकि पहले क्लोज्ड पाइप में डेंसिटी कितना दिया हुआ है? रो वन। इक्वल टू V0। एल ओपन तो फाइंड करना ही है, अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो टू, क्योंकि सेकेंड पाइप में आपको बोला है डेंसिटी इज रो टू। कैंसल एंड कैंसल। बराबर, यहां तक क्लियर? एल ओपन, एल ओपन, एल ओपन यहाँ पे आ गया, ये वहां गया, अंडर रूट ऑफ रो वन बाय रो वन बाय रो टू, सही है। और 4L/3, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी।